मेरा नाम रूपाली है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मेरी माँ की मौत तो कई साल पहले हो गई थी। हम सिर्फ 2 भाई बहन थे। मेरी शादी के बाद घर में बहुत परेशानियां हो गईं, पापा को भी और भैया को भी। मेरे भैया मुझसे पूरे 6 साल बड़े थे और पापा की काफ़ी उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से उन पर बुढ़ापा छा गया था। जब मैं अपने मायके में थी तो अपने भाई और पिता का मैंने हमेशा ख्याल रखा था। हमेशा मैं उनके सारे काम उनके वक्त पर करके दिया करती थी। कभी मेरे होते हुए उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई और घर सूना हो गया, भैया नौकरी पर चले जाते थे और पापा घर में अकेले रहने लगे थे। मेरी ससुराल पड़ोस की ही थी, पिछले वाले मोहल्ले की। मैं जल्दी जल्दी अपने मायके जाती रहती थी। मायके जाकर भैया और पापा के कपड़े धो आती थी, उनके लिए खाना बना आती थी और उनकी ज़रूरत का काम कर दिया करती थी। मैं अपने ससुराल की भी एक लौती बहू थी। ये बात मेरे ससुराल वालों को और मेरे पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे मायके जाने पर रोक टोक लगानी शुरू कर दी। इसलिए मैंने भैया से कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, मैं रोज़ रोज़ यहाँ आकर काम नहीं कर सकती। भैया कहने लगे, हाँ तो ठीक है, मैंने लड़की देख रही है तुम उसके घर रिश्ता लेकर चली जाओ, इस तरह शादी हो जाएगी। पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। वो भी चाहते थे कि घर में बहू आ जाए, इसलिए मैं भैया की पसंदीदा लड़की से उनका रिश्ता पक्का करके आ गई थी। भैया की शादी हमने सिर्फ 3 महीने में ही कर दी थी, ताकि घर की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द घर में औरत आने से खत्म हो जाए। घर में एक औरत का होना भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि औरतों में अक्ल नहीं होती। भले ही औरतों में अक्ल ना हो, लेकिन वो फिर भी अपने पूरे घर की गृहस्थी को संभाल कर रखती है। और अगर किसी घर में औरत नहीं होती तो मानो कि उस घर में वीरानी छाई हुई है। मेरे भैया की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी कि अब हमारे घर में भाभी आ गई है। हमें भाभी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने तो हमारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। भैया की शादी हो गई तो मैं बेफिक्र हो गई थी। और फिर मैंने अपने मायके आना जाना कम कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पति और ससुराल वालों का बदलता हुआ मूड भी नहीं देख सकती थी। मेरी बात भैया रात के समय पापा से फ़ोन पर करवा दिया करते थे। कई दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई थी। सोचा कि अब भाभी आ गई है तो घर में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी तो मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी सास बूढ़ी थी, घर का कोई काम नहीं कर सकती थी। ससुर जी और मेरे पति की बाजार में प्लम्बर की दुकान थी। वह दोनों ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। घर में मेरी सास होती थी। मुझे सारा दिन उनकी सेवा करनी पड़ती थी, इसलिए मेरा घर से निकलना काफ़ी इम्पॉसिबल था। पहले भी मैं सारे काम करने के बाद और बड़ी मुश्किल से घर से निकला करती थी, लेकिन अब मुझे अपने मायके गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। पापा और भैया भाभी से मिलने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, कोई काम तो नहीं छोड़ा है? मैंने कहा, नहीं, कोई काम नहीं छोड़ा है। जो बाकी काम रह गया है वो रात को आकर कर लूँगी। उन्होंने मुझे जाने दिया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि पापा एक तरफ चारपाई पर बैठे हुए थे। इतनी तेज़ गर्मी में वह चारपाई पर धूप में क्यों बैठे हुए थे? उन्होंने ये खास से अपना डंडा पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, पापा क्या हो गया है यहाँ, इतनी धूप में क्यों बैठे हो? पापा ने कहा, बेटा बस ऐसे ही बैठा हूँ, तुम बताओ, बहुत दिनों बाद आई हो, मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैंने कहा, मैं भी आपको याद कर रही थी, लेकिन क्या करूं, मुझे वहां से कोई आने ही नहीं देता। मेरी बात पर पापा खामोश हो गए। भाभी को नहीं पता था कि मैं घर में आई हूँ। वो चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे आई और कहने लगी, मुझसे नहीं होती, तुम्हारे कमरे की सफाई जाकर खुद कर लो। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खामोश हो गई, ऐसे जैसे शर्मिंदा हो गई हो। भाभी मुंह बिगाड़कर कमरे में चली गई थी। उनके लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने पापा से पूछा, क्या भाभी का बर्ताव आपके साथ ठीक नहीं रहता? पापा खामोश हो गए और कहने लगे, बेटा तुम इन बातों को छोड़ो और जल्दी जल्दी मुझसे मिलने आ जाया करो। तुम आती हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर पापा के पास बैठकर बातचीत करके अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा दिल बेचैन होने लगा था और मैंने सोचा
कि मैं जल्दी पापा से मिलने के लिए जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि पापा जैसे अपने ही घर में अजनबी बनकर रह रहे हैं। भाभी भी कुछ खास खुश मिजाज नहीं थी। मैंने भाभी का बिहेवियर आज देख लिया था। वो पापा के कमरे की सफाई नहीं करना चाहती थी। फिर मैं दोबारा से पूरे 15 दिन बाद पापा से मिलने के लिए गई। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन तापमान बहुत ज़्यादा था। गर्मी इतनी हो रही थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक मामूली सी मुस्कुराहट दी। मुझसे कहने लगी, अरे तुम पापा तो घर पर नहीं है, उनसे ही मिलने आई थी ना। भाभी ने हिचकिचाते हुए कहा। वो मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे दरवाजे से ही वापस भेजना चाहती हो। मैंने कहा, पापा कहाँ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि अपने किसी पुराने दोस्त के यहाँ गए हुए हैं, रात तक ही वापस आएंगे। मेरे दिल का सुकून नहीं आया। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। कुछ था जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, भाभी मुझे अंदर तो आने दीजिए, एक गिलास पानी ही पिला दीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पीछे की तरफ हट गई और मुझे अंदर के लिए रास्ता दी, जैसे उनकी मर्जी ना हो मुझे अंदर बुलवाने की। मैं अभी अंदर दाखिल हुई थी कि अचानक मुझे ऊपर वाली मंजिल से खांसी की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा खांस रहे। मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ। मैं खटक गई। भाभी ने कहा, अरे ये पड़ोस वाले शर्मा जी भी ना बहुत खांसते हैं। लेकिन भाभी की बात सुनकर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे कदम रुकने वाले नहीं थे। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया और भाभी से कुछ कहे बिना ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। भाभी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे रोकने की कोशिश की, कुछ कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। वह बार बार मुझसे कह रही थी, ऊपर कोई नहीं है, तुम क्यों ऊपर जा रही हो? उनकी आवाज़ में एक बेचैनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कदम तेज हो गए। छत पर कदम रखते ही जैसे मेरे शरीर में एक अजनबी सी सनसनी दौड़ गई हो। इतनी तेज धूप थी और धूप के बीच में मेरे पापा बैठे हुए थे। इस कड़क की धूप में और जलती हुई ज़मीन पर वो क्यों बैठे हुए थे? मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। मेरे पापा जिन्होंने कभी हमें सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ने दी, अगर हमें स्कूल भी छोड़ने जाते थे तो हमें धूप से बचाकर रखते थे। आज वह खुद ऐसी हालत में थे। वो इस जलती हुई ज़मीन पर एक फटी पुरानी चादर बिछाकर बैठे थे। हुए थे जैसे वह इस घर का हिस्सा ही नहीं हो। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा पीला और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो उनकी लाचारी का सबूत दे रही थी। उनके सामने एक कटोरा रखा हुआ था जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। ये कटोरा तो मैं अपने दरवाजे पर आने वाले कुत्तों के लिए रख दिया करती थी। इस कटोरे में मैं खाना डाल दिया करती थी और वह कुत्ते खाना खा लिया करते थे। अभी उसमें रूखी सूखी रोटी पड़ी हुई थी जिससे सुबह की हो। पापा ये रोटी पानी से मुलायम करके खाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मेरे पापा के इतने बुरे दिन आ चुके थे। मैं चुपचाप खड़ी यह सब कुछ देखती रही। मैंने धीमे शब्दों में कहा, पापा। पापा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो हैरान भी हो रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे और मुझे अपने घर में देखकर खुश भी हो रहे थे। वो एक बच्चे की तरह बौखला गए, जैसे रंगे हाथों पकड़े गए हों। रूपाली, बेटा तुम यहाँ तुम कब आई? मैंने कहा, पापा ये आप क्या कर रहे हो? इतनी कड़कती हुई धूप में यहाँ छत पर क्यों बैठे हुए हो? और ये पानी से रोटी कौन खाता है? क्यों खा रहे हो? और आप नीचे क्यों नहीं जाते? आपका कमरा तो नीचे है ना? पापा घबराहट भरे शब्दों में कहने लगे, वो बेटा मुझे खांसी है ना, मेरी खांसी किसी और को न लग जाए, इसीलिए बहू ने कहा कुछ दिन ऊपर रह लो। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पलटकर भाभी की तरफ देखा जो छत के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाकी थी। भाभी ने कहा, देखो रूपाली, पापा को कितनी ज़्यादा खांसी हो रही है और अगर उनकी खांसी हमें लग गई तो फिर हमें डॉक्टरों में जाना होगा और डॉक्टरों में जाने पर कितना पैसा खर्च होगा। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अपनी और अपने पति की सेफ्टी के लिए ही मैंने उनको यहाँ छत पर आने के लिए कहा था। बस ये यहाँ कुछ देर रहेंगे, उसके बाद चाहे तो अपने कमरे में जा सकते हैं। मैंने कहा, भाभी ये कटोरा, ये रोटी
ये क्या आपने मेहमानों के लिए निकाल कर रखी है वो? बस ये तो मैंने कौओं के लिए रख दी थी। तुम्हारे पापा से सब्र नहीं हुआ और इसी को खाने बैठ गए। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। मैं ये सब देखकर सब कुछ समझ गई थी कि इस घर में मेरे पापा की हैसियत अब नौकरों जैसी भी नहीं थी। वह यहाँ धूप में इसलिए थे क्योंकि उन्हें खांसी की वजह से भाभी नीचे घर में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें छत पर भेज दिया था। मेरे पापा अब इस घर वालों के लिए बोझ बन चुके थे। पापा ने मेरी आंखों से बहते हुए आंसू देखे तो शर्मिंदा हो गए। कहने लगे, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। यहाँ बैठता हूँ तो आसमान नजर आता है, बाहर की चहल पहल और छतों पर बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। पापा मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं जानती थी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जो कभी मेरे लिए छतरी बनता था और आज धूप में जल रहा था। मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मैं ये सब और नहीं सहूंगी और मेरा पहला कदम होगा पापा को इस घर से निकालकर अपने घर ले जाना। लेकिन ये मैं कैसे करूंगी? वहाँ मेरे ससुराल वाले मौजूद हैं। जो लोग मेरा यहाँ आना पसंद नहीं करते वो मेरे पापा को अपने घर में कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं यही सब कुछ सोच रही थी। अपने पापा को तो अपने घर नहीं लेकर नहीं आई, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेरा दिल सुकून से नहीं था। मुझे हमेशा अजीब सी बेचैनी रहती थी और पापा की फिक्र लगी रहती थी। अब मैं दोपहर को अपनी सास के सो जाने के बाद चुपके से अपने पापा के लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ बनाकर अपनी ससुराल से निकल जाती थी और फौरन पापा को देकर आ जाती थी। दोपहर के समय मेरी सास दवाई खाकर सो जाती थी और घर में मेरे पति और ससुर भी नहीं होते थे। गहरी नींद में सोने की वजह से मेरी सास को पता ही नहीं चलता था कि मैं अपने मायके होकर भी आ गई हूँ। कभी कभी मैं थोड़ी देर उनके पास भी बैठ जाती थी, उनकी बातें सुन लिया करती थी, उनका दुहक बांटने की कोशिश करती थी। भाभी ने पापा को छत पर ही रहने दिया था। अब पापा छत पर ही कमरे में शिफ्ट हो गए थे। पापा की मौजूदगी भाभी को बहुत खटकने लगी थी। एक दिन मैं पापा के पास आई तो उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा तुम अब ज़्यादा मत आया करो, तुम्हारी भाभी को और तुम्हारे भाई को ये सब अच्छा नहीं। मैंने कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूँ और मैं यहाँ आपसे मिलने भी नहीं आऊँ। मेरी बात पर वो खामोश हो गए। उनकी आंखों में घबराहट थी और आंसू थे उनसे मिलने के बाद मैं नीचे आ रही थी। सीढ़ियों के मोड़ पर अचानक मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई थी। वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और उनकी आवाज़ तेज़ थी। कह रही थी कि मैंने कई बार देखा है, वो मुझे गंदी नज़र से देखते हैं। देखो कितनी उम्र हो गई है मगर नियत में खोज है। बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाते हैं, कभी खाना मांगते हैं तो कभी पानी मांगते हैं। भाभी की बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या भाभी ये सब कुछ मेरे पापा के लिए कह रही थी? क्या सच में ये घिनौना इल्ज़ाम मेरे पापा पर डाला जा रहा था? मैं उनके सामने आ गई और कहने लगी, भाभी आप मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। भाभी चौंक गई लेकिन सब हल गई। कहने लगी, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मुझे गंदी नज़र से देख रहे हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो अपने पिता की नज़र के बारे में अच्छे से पता है, तुम्हें तो इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। मुझे भाभी की इस बात पर गुस्सा आया और कहा कि वो तुम्हें अपनी बेटी समान समझते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनके बारे में ये सब कहते हुए मैं गुस्से में भाभी पर चिल्ला रही थी। इतने में ही भैया आ गए। भैया के चेहरे पर शक और सीरियसनेस के एक्सप्रेशन थे। वो कहने लगे, यहाँ क्या हो रहा है? तो मैंने देखा कि भाभी ने मगरमच्छ के आंसू निकालने शुरू कर दिए थे और भैया से कहने लगी, तुम्हारी बहन मुझसे सवाल जवाब कर रही है। मुझे जो लगता है मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारे पापा की नज़र मुझे खुद पर पड़ती हुई अच्छी नहीं लगती। इस बात पर तुम्हारी बहन मुझ पर भड़क रही है। भैया ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा ऐसा है कि मैं पापा से बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। भैया की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, भैया आप अपनी 2 दिन की आई हुई पत्नी पर यकीन कर रहे हो, लेकिन उस पिता पर आपको भरोसा नहीं है जिसने आपकी बचपन से लेकर अब तक परवरिश की। मेरी बात पर भैया खामोश रहे और यही खामोशी मेरे दिल पर खंजर घोंप गई थी।
मैं समझ गई थी कि इस घर की बुनियादी अब झूठ की बुनियादी पर हिलने लगी है और अब उनमें दरार आनी बाकी है। मैं अपनी ससुराल वापस आ गई थी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह से फैली नहीं थी। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मेरे पति सो रहे थे। मैं घबरा गई। मेरे भैया का नंबर था। मैं फौरन ही कमरे से बाहर निकली और कॉल रिसीव की। पता नहीं क्या बात थी, मेरा दिल धड़क रहा था। फ़ोन उठाया तो पीछे से शोर की आवाज़ सुनाई दी। बस बहुत हो गया, अब मैं ये बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भैया की आवाज़ थी जो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ भैया, क्या बात है, यहाँ आओ और आकर अपनी आंखों से देख लो। इतने में ही कॉल कट गई। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। घर के सभी सदस्य 8 बजे तक जागते थे, इसीलिए मैं खामोशी से घर का दरवाज़ा खोलकर तेज़ कदमों से अपने मायके पहुंच गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मोहल्ला के कुछ लोग घर में मौजूद थे। सबकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। मैं अंदर पहुंची तो मेरे पापा दरवाजे के बाहर ज़मीन पर गिरे हुए थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरा लाल हो रहा था और आंखों में एक अजीब सी थकान मौजूद थी। जल्दी से पापा को थामा और ज़ोर से कहा, पापा, और फौरन मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पापा का चेहरा साफ बता रहा था कि वो अब थक चुके हैं। एक पिता जब सबसे ज़्यादा थक जाता है, जब अपने ही कमरे में अपने ही बच्चे उसे धक्के मारकर अपनी दहलीज से निकाल दे। पापा कहने लगे, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सुमन मुझे चप्पल से मारती है। इतना कहते ही उनका सर मेरे कंधे पर झुक गया था। मैं हैरान रह गई थी। ये शब्द मेरे दिल पे छुप गए थे। क्या कहा आपने, पापा भाभी आपको चप्पल से मारती है? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। इतने में ही भैया बाहर आए, जिनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में नफरत थी और कहने लगे कि ले जाओ इन्हें, यहाँ से तुम्हें ही ज्यादा शौक है ना इनका ख्याल रखने का, उनके साथ रहने का, तो अब ले जाओ इनको अपने घर। इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कहा, भैया, ये आप क्या कह रहे हो? ये हमारे पिता हैं जिन्होंने हमें पाला, हमारे लिए कितने सैक्रिफाइस किए, और आप उनको अपने घर से निकालने की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, मगर अब हमारे पिता वैसे नहीं रहे जैसे थे। वे मेरी पत्नी पर गंदी नजर रखने लगे हैं और मैं अपनी पत्नी की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। मेरे भैया पर चीख पड़ी। मैंने कहा, भैया, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी की झूठी बातें सुनकर आप यकीन कर चुके हो। भैया ने मेरी तरफ देखा और शायद पहली बार उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत आ गई थी। लेकिन अब बात मेरे पापा की इज्जत की थी। पापा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया था। बस मैं परेशान इस बात पर थी कि मैं किस तरह पापा को अपने घर लेकर जाऊं। मेरे घर वालों का रिएक्शन उनको देखकर कैसा होगा, पता नहीं वो हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं पापा को सहारा देते हुए अपने साथ अपने घर तक ले आई थी। मोहल्ला के सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद हर किसी को सच के बारे में पता था, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पापा खामोश थे। मैं उनको जब तक घर लेकर आई तो घर के सभी सदस्य जाग चुके थे। मेरे पति ने हैरानी से मेरे पापा की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ की। मैं उन्हें घर में क्यों लेकर आ रही हूँ, और वो भी इस समय? उन्होंने कुछ इसी तरह का सवाल मुझसे किया तो मैं खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपने पति अक्षय से कहा। वो अक्षय जी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और भैया भाभी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। पापा अकेले रहते, इसीलिए कहा कि कुछ दिनों के लिए कोई यहाँ रह ले। मेरे पति ने ये गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर कहने लगे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह अपने मायके क्यों गई थी? और बिना इजाज़त के मैंने जल्दी से बहाना बनाया। मैंने आपको जगाया तो था, मगर आप बहुत गहरी नींद में थे। मैं आपको बताना चाहती थी कि अचानक पापा की तबीयत बिगड़ गई है, मुझे इमीडिएटली घर जाना है। लेकिन आप नहीं जागे और आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने सोचा कि बस आधे घंटे की ही तो बात है, मैं आकर आपको इस बारे में बता दूंगी। मेरे पति खामोश हो गए। मेरे ससुर का मूड देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे पापा का घर में आना अच्छा नहीं लगा। मेरे ससुराल वाले घमंडी लोग थे वो।
वह लोग सिर्फ आपस में ही खुश रहते थे। उन्हें दूसरों से रिश्ता जोड़ना ज्यादा पसंद नहीं था। हमारे घर में सिर्फ 3 कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का। दूसरा मेरे सास ससुर का तीसरे नंबर वाला कमरा खाली था। मैंने सोचा कि मैं पापा को वहीं शिफ्ट कर देती हूँ। मैंने कमरा खोला और पापा को नरम मुलायम बिस्तर पर लेटा दिया, जिस पर लेटकर उन्हें बहुत सुकून मिला था। फिर मैं जल्द से किचन में आई। मैंने सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया। पति और ससुर को दुकान पर भेज दिया था। सास को उनकी सुबह की दवाई भी दे दी थी। अपने सारे काम से फ्री होने के बाद मैं पापा के पास आई और उनके करीब बैठ गई। मैंने उनको भी नाश्ता करवाया। पापा नाश्ता कर रहे थे और रो रहे थे। कहने लगे, रूपाली बेटा, बहुत दिनों बाद पेट भरकर नाश्ता किया है। मैं जानता हूँ कि बेटी के ससुराल में रहना एक बाप को शोभा नहीं देता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं वहाँ से आ गया हूँ और अपना कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। माँ बाप ने एक छोटा सा सूटकेस लेकर आए थे, जिसमें उनके कुछ कपड़े और जरूरी सामान था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक भी जिंदा हूँ तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। तुम मेरी बेटी हो, जिसने सारी जिंदगी अपनी माँ के बिना अपने पिता और भाई का ख्याल रखा, और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। मैंने कहा, पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आपने मेरी परवरिश की है, यही मेरे लिए सब कुछ है, और फिर आप ही की तो बदौलत है कि मैं आज अपने ससुराल में इज्जत से बैठी हूँ, वरना मैं जानती हूँ कि इस समाज में बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। पापा की आंखों की चमक कहीं गुम हो गई थी, लेकिन मैं उनको भरोसा दिलाया करती थी कि यहाँ पर आप सेफ हो, यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। हर समय मैं उनके आसपास रहती थी, उनका ख्याल रखती थी। हालांकि यह सब कुछ मेरी सास और पति को बहुत बुरा लगता था, मगर मैं मजबूर थी। मैं अपने पिता को भैया भाभी के पास नहीं छोड़ सकती। वो लोग कहते थे कि तुम्हारे पिता आखिर यहाँ कितने दिन तक और रहेंगे। मैं उन लोगों को बार बार यही कहकर समझा दिया करती थी कि जैसे ही भैया भाभी घर वापस आ जाएंगे तो पापा यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पति को इतना समय नहीं मिलता था कि वो मेरे घर जा सके, इसलिए उन्हें यह बात नहीं पता थी कि भैया भाभी तो पहले से ही घर पर थे। पर है, और मैंने उनसे झूठ बोला है। मैं पापा की पसंद का खाना बनाया करती थी, लेकिन वह बस 1-2 ही निवाले लिया करते थे। पापा की वजह से मेरे घर का माहौल बिगड़ रहा था। मेरे सास, ससुर और पति का मूड खराब था, लेकिन मैंने अपने पापा को यह एहसास नहीं होने दिया कि घर में उनकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन पापा ने धीमे शब्दों में मुझसे कहा, बेटी, अगर मैं ना रहा तो तुम मेरे इस सूटकेस में से एक सफेद रंग का लिफाफा निकाल लेना और उसे तुम रख लेना। मैंने कहा, पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। उन्होंने कहा, हमेशा कोई नहीं रहता बेटा। पापा की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। कुछ दिनों और इसी तरह से गुजर गए। दूसरी तरफ मेरे पति का प्रेशर बार बार मुझ पर बन रहा था कि तुम्हारे पिता यहाँ से कब जाएंगे, कब तक वो हम पर बोझ बने रहेंगे। मगर मैं उनकी हर बात पर खामोश रहती और उनसे यही कहती कि भैया भाभी जब आएंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इस बार मेरे पति ने करारा जवाब दिया था, आखिरकार तुम्हारे भैया भाभी कब आएंगे? 2 महीने हो गए हैं। अगर उन्हें इतने लंबे समय के लिए जाना था तो इनको अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। हमारे घर क्यों भेज दिया है? मैं खामोश रही। फिर कुछ दिन और गुजर गए। जब एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई, उनकी सांस फूलने लगी और हाथ कांपने लगे। चेहरा पसीने से बूझ चुका था। मैं फौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाकर कुछ टेस्ट किए और उसके बाद बताया कि इनके पास बहुत कम समय बचा है। मैं डॉक्टर की ये बात सुनकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने कहा, आपको मेरे पापा को बचाना ही होगा। डॉक्टर से जहां तक हो सका उन्होंने कोशिश की। आखिर मेरे पिता मुझे छोड़कर चले ही गए थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, मेरी चिता के सामने किसी को रोने न देना और तुम भी मत रोना। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरी जान से ज्यादा प्यारे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अस्पताल से उनके शव को सीधा अपने मायके ले गई थी। आखिरकार वही उनका घर था। वहीं से उनकी मौत का शौक मनाया गया था। पापा की मौत के बाद
लगभग 2 दिन गुजर चुके थे। जब मुझे उनका बताया हुआ उनके सम्मान में मौजूद लिफाफा याद आया तो मैंने उसने सूटकेस को खोला और उसमें से वह लिफाफा निकाला जिसका रंग सफ़ेद था। यह बड़ा सा लिफाफा था। मैंने इसे खोलकर देखा तो इसके अंदर कुछ कागजात मौजूद थे। ये तो प्रॉपर्टी के कागजात लग रहे थे। इन पर वसीयत लिखी हुई थी। मैंने जब उनको पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पिता ने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और आज ये बात मुझे पता चली थी कि मेरे पापा की उनके गांव में जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर कुछ जमीनें पड़ी हुई थी। अपनी वह सारी जमीनें भी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। मुझे अपने पापा की दौलत नहीं चाहिए थी, ना मैंने पापा से कभी कुछ मांगा था, लेकिन ये वसीयत सिर्फ जायदाद के कागजात नहीं थे। ये मेरे पिता का भरोसा था, उनका प्यार था, मेरी वफा और ईमानदारी का इनाम था। मैंने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता था कि मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार मेरे अपने भैया भाभी हैं। मैं उनसे अपने पापा की मौत का बदला ले सकती थी। एक दिन उन्होंने मेरे पापा को उनके घर से निकाला था, ये कहकर कि हमारे घर में इनकी कोई जगह नहीं है, इन्हें अपने घर ले जाओ। अब मैं उन लोगों को उनके घर से निकालूंगी, ये कहकर कि अब आप लोगों को इस घर में कोई जगह नहीं है और ये सब कुछ मेरा है। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठी और उन कागजात को लेकर अपने भैया भाभी के पास चली गई। भैया भाभी मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। भाभी तुम्हारे ने बड़े घमंड के साथ कहा, अब ये घर हमारा है, तुम्हारे पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, इस हिसाब से अब ये सब कुछ हमारा है। तुम्हारी शादी कर दी है ना, तो तुम अब अपने ससुराल पर ध्यान दो। यहाँ तुम्हारे पिता भी नहीं रहे। अब भला तुम यहाँ किससे मिलने के लिए आई हो? मैं देख रही थी कि मेरे भैया जो अपनी पत्नी की ये सारी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहे थे, क्या उन्हें ये एहसास नहीं होता था कि कभी उनके पत्नी ने उनके पिता के साथ बहुत गलत किया था, उन्हें सताया, उन्हें तड़पाया, उन्हें रुलाया था। आज वही औरत उनकी बहन के सामने बदतमीजी कर रही थी, जो कभी उनके लिए लाडली हुआ करती थी, जिसने अपने छोटे छोटे हाथों से बचपन से उनको रोगियों बनाकर खिलाई थी। लेकिन अब मैं वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक समय था जब मैंने अपने पापा की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया था और उनको अपने घर ले गई थी, लेकिन अब मैं भैया भाभी को उनकी औकात दिखाना चाहती थी। मैं अपने साथ वकील को लेकर गई थी, जिसने पापा के दिए गए प्रॉपर्टी के सारे कागजात उन लोगों को पढ़कर सुनाए और उनको बताया कि तुम्हारे पिता की जायदाद और उनकी जमीनों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ वो जीते जी वो अपनी बेटी रूपाली के नाम कर गए हैं। मैंने देखा था पापा की मौत पर भाभी और भैया को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो दोनों तो जैसे एक तरह का सुकून महसूस कर रहे थे। शायद इसी बात का कि पिता के मरने के बाद ही सब कुछ इकलौता मेरे भाई का हो जाएगा। जमीनों का राज भी वकील साहब ने ही उनके सामने खोला था। ये सुनकर भैया भाभी के होश उड़ गए कि मेरे पापा ने किसी समय में अपनी मेहनत की कमाई से अपने ही गांव में जमीनें खरीद ली थीं। पापा को लगता था कि वो जमीनें उनके बुरे समय में काम आएंगी। जब भैया की शादी के बाद उन्होंने भाभी और भैया का बदला हुआ बर्ताव देखा, तो एक दिन वो बारिश के मौसम में घर से निकल गए थे। वो वकील साहब के पास जाकर उन्होंने उनको अपनी वसीयत के बारे में बता दिया था कि वो इस तरह की वसीयत करवाना चाहते हैं। ये वही दिन था जब मैं पापा को अपने घर लेकर आई थी। पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे भाभी से, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि भैया पूरी तरह से भाभी के कब्जे में है। यही सब सोच समझकर उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया था। प्रसाद पर लिखी वसीयत सुनकर भैया चिल्लाने लगे और कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। वह अभी भी कहने लगी कि तुम्हारे पिता तो कमाल के निकले, तुमने अपने पिता का इतना ख्याल रखा और ये जो कुछ भी है वो उन्होंने रूपाली के नाम कर दिया। अरे ये तो पराए घर की है, हम तो उनके सगे थे, उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था। मैं उसी समय आगे बढ़ी और मैंने भाभी से कहा, आप लोग कहाँ मेरे पापा के अपने थे? अगर आप उनके अपने होते तो उनकी मौत इतनी जल्दी नहीं होती। शायद वह अपनी जिंदगी के कुछ दिन और जी सकते थे। आप लोगों ने तो इस घर में उनका 1 मिनट भी दुष्कर्म कर दिया था। यही वजह है कि उन्होंने खुद मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा था
कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर आप लोग उनका ख्याल रखते, उनको अपना समझते, तो कभी उनको इस घर से ना निकालते। भैया चिल्लाए और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि हमने कभी पापा का ख्याल नहीं रखा? मैं घमंड के साथ आगे बढ़ी और कहा, जी मुझे लगता नहीं है, बल्कि आपने कभी उनकी फिक्र ही नहीं की। सिर्फ आप लोगों ने अपने बारे में सोचा। भाभी ने उन पर गंदे इल्जाम लगाए और आप लोगों ने उनको छत पर रहने के लिए जगह दे दी, क्योंकि नीचे उनकी खांसी से आप लोगों की खांसी लग जाती। भैया कहने लगे, तुम खामोश हो जाओ रूपाली। उन्होंने वकील साहब से कहा, वकील साहब, कानूनी तौर पर पिता की सारी जायदाद उनके बेटे की होती है, और फिर मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, इसलिए पापा का सब कुछ मेरा होगा। वकील साहब ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वो मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे पिता ने जीते जी अपनी जायदाद तुम्हारी बहन के नाम की है। ये वसीयत उन्होंने अपने होशों हवास में की थी, इसलिए वही माना जाएगा जो इस वसीयत में लिखा हुआ है। भैया भाभी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह बर्बाद हो चुके हैं। मैंने कहा, अब ये घर कानूनी तौर पर मेरा है और इस घर की एक एक चीज आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इस घर में आप लोगों की कोई जगह नहीं है। मेरी बात सुनकर भैया भाभी को बहुत गुस्सा आया, मगर मैं भी दबने वालों में से नहीं थी। मैंने शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और जब उनको वसीयत दिखाई तो सब लोगों ने यही कहा कि वर्मा जी के साथ बहुत बुरा सलूक होता था। इस घर में उनकी बहू उन्हें कड़कती धूप में छत पर बिठा दिया करती थी। बेचारे इतनी गर्मी में भी धूप में बैठे रहते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, बेचारे बूढ़े आदमी पानी से सूखी रोटी खाया करते थे। दूसरी तरफ एक पड़ोसन कहने लगी, अरे मैंने तो एक दिन ये भी देखा था कि रूपाली ने उनसे छत की सफाई लगवाई थी और उनसे कहा था कि ये रही झाड़ू, पूरी छत की सफाई लगाओ अच्छे से। ये सब कुछ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। भैया के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उन्होंने घूर कर भाभी को देखा, जिन्होंने अपनी नजर नीची कर ली। मोहल्ले वालों के साथ से मैं भैया भाभी को घर से निकालने में कामयाब रही थी। उन लोगों ने पास के ही 2 घर छोड़कर एक किराए का मकान ले लिया था, जिसमें फिलहाल वह दोनों पति पत्नी रह रहे थे। मैंने पापा के घर में ताला डाल दिया था और चाबी मैं अपने साथ अपने घर ले आई थी। मेरे ससुराल वालों को यह बात पता चल चुकी थी कि मेरे पापा मरने से पहले अपना सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं। मेरे पति के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मेरी सास, जो कभी मेरी इज्जत नहीं करती थी, हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझती थी। मेरी इज्जत करने लगी थी। मैंने देखा था कि लोग किस तरह बदल जाते हैं। एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा, जब तुम्हारे पापा के पास इतनी जायदाद थी तो वे सब कुछ बेचकर अपना इलाज भी तो करवा सकते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। मुझे उनकी जायदाद का कोई लालच नहीं था। वो खुद मेरे हवाले ये सब करके गए हैं, मगर मैं इस बात का अफसोस करती हूँ कि उनकी वजह से आपने और आपके माता पिता ने मुझे काफी जलील किया। आप लोगों को उन्हें यहाँ से भेजने की बहुत जल्दी आ रही थी। अब देखिए ना, वो ऊपर चले गए हैं, जहाँ से उनके वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आज जब मेरे पिता की सारी जायदाद मेरी हो गई है, तब आप और आपके माता पिता मेरी कितनी इज्जत कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात पर कि जब मैं आपके माता पिता की सेवा कर सकती हूँ, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता मेरे पिता की सेवा करना या उनके बारे में अच्छा सोचना? आपको तो मेरे पिता यहाँ बोझ लग रहे थे ना, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने उन्हें अपने घर में जगह दी। मैं इतना कहकर खामोश हो गई थी। मेरे पति ने अपनी नज़र झुका ली थी। मैं समझ गई थी कि वो शर्मिंदा हो रहे हैं। मेरा मकसद उनको शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद था कि जब एक लड़की अपने ससुर की सेवा बेटी बनकर कर सकती है, तो क्या दामाद को हक नहीं कि वो अपने ससुर की सेवा बेटा बनकर करे? मेरी जिंदगी तो बेहतर हो गई थी। मेरे घर में अब मुझे इज्जत मिलने लगी थी, और ये इज्जत किस वजह से मिल रही थी, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी। लगभग 1 हफ्ता इसी तरह से गुजर गया था। एक दिन मुझे एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सुनने को मिली, जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी।
वह खबर ये थी कि भैया भाभी जिस घर में रह रहे थे वहां की छत की दीवार गिर गई, जिसमें भाभी दब गई क्योंकि घर में उस समय वही मौजूद थी। पता चला कि उन्हें मौके पर ही अस्पताल ले जाया गया। मेरे पति ने कहा कि तुम अपनी भाभी से मिलने जाना चाहती हो। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे पिता की बेटी हूँ जिन्होंने कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहा, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों पर न्यौछावर कर दी, तो मुझे भी अपने दिल को सख्त नहीं करना चाहिए। वह लोग जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। मैं भाभी को देखने के लिए अस्पताल में गई तो भाभी का लाचार शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। भैया ने बताया कि भाभी रात में घर पे अकेली थी। पता नहीं कैसे घर की एक दीवार एक ही झटके में गिर गई और भाभी मलबे में दब गई। भाभी जिंदा थी लेकिन उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। उनका शरीर कोई भी हरकत करने लायक नहीं बचा था। पहली बार मैंने अपनी भाभी के चेहरे पर सच्ची परेशानी देखी थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरे भैया का भी था। वही भैया जो कभी अपने पिता को घर से निकालने में 1 मिनट के लिए भी नहीं झिझका था, आज अपनी पत्नी को तड़पते देखकर टूट रहा था। रात भर मैं और मेरे पति अस्पताल में रहे। भाभी की हालत बिगड़ती गई। कभी उनकी आंखें बंद होती, कभी वह बड़बड़ाने लगती। उस समय मुझे याद आया कि मेरे पापा को इस सूरत ने चप्पल से मारा था और आज यही औरत अस्पताल के बिस्तर पर बेबस और लाचार हालत में पड़ी हुई है। कहा जाता है कि दिल से निकली बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये हकीकत मेरे सामने जिंदा मिसाल बन चुकी थी। भाभी के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उनके चेहरे पर कोई रोशनी नहीं थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर बेजान हो चुका था। भाभी के साथ जो हादसा हुआ था वह बहुत खतरनाक था, जिसमें भाभी की जान भी जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाला मेरे पिता के किए की सजा उन्हें देना चाहता था। यही वजह थी कि वह जीते जी इसी दुनिया में अपनी सजा भुगतने वाली थी। वह भी लगभग 4-5 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। मैंने देखा था कि उनकी आंखों में पछतावा, शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। वो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका चेहरा कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। मैंने उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जो कभी मेरे पिता पर उठता था। मैंने कहा, भाभी आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन भाभी कुछ बोलने लायक होती तभी तो बताती ना। कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई रही। भैया भी एक कोने में खड़े हुए थे, नजर झुकाकर, और शायद अंदर ही अंदर टूट रहे थे। मैं इंसाफ की पहली नींव रख चुकी थी, मगर मेरा दिल कहता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। भैया भाभी जिस किराए के मकान में रहते थे उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी और भाभी की लाश पर भैया का काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। तब उनके पास रेंट पर मकान लेने के लिए पैसे। मैंने उनको घर की चाबी दे दी और कहा कि मैं आपकी बहन हूँ, मेरे दिल में दया है, आप दोनों इस घर में कुछ समय तक रह सकते हैं। ये बात सुनकर भैया की आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी की इस हालत के बाद उनके घर का माहौल तेजी से बदलने लगा। वो जब भैया की पहली पसंदीदा औरत हुआ करती थी, भैया अब उन्हें पसंद नहीं करते थे। भैया का उनसे दिल भर गया था और ऐसी औरत के साथ वह नहीं रहना चाहते थे जिस पर पैसा लगता रहे लेकिन वह फिर भी ठीक ना हो। मैं तो अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि भैया ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे भैया की इस हरकत पर गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। एक वक्त था जब वो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते थे और एक वक्त ये आ गया था जब उनका अपनी उसी पत्नी से मन भर गया है। छत का वो कमरा जहाँ पर मेरे पापा को शिफ्ट कर दिया गया था, अब उसी कमरे में भाभी को सौतन ने उनके ऊपर वाले कमरे में ही भेज दिया था। उन्होंने भैया से कहा था कि मैं ऐसी औरत को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसकी बीमारी मुझे लग गई तो मुझे याद आया कि भाभी ने एक दिन कुछ ऐसा ही मेरे पापा को भी कहा था कि अगर उनकी खांसी हमें लग गई तो हम बीमार हो जाएंगे। भाभी ने जो कुछ भी मेरे पापा के साथ किया था वह सब लौटकर उनके पास आ रहा था। उनकी सौतन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह तो भाभी के मरने की प्रार्थना कर रही थी। उसने अपना कब्जा पूरे घर पर कर लिया था। जिस तरह से भाभी ने किया था, यहाँ तक कि भैया पर भी उसका ही कब्जा था। वह भैया को भाभी के पास जाने ही नहीं देती थी। कहती थी कि तुम इस औरत के पास जाओगे तो इसके जैसे ही हो जाओगे। मुझे डर लगता है
इसे छत पर ही रहने दो। भाभी जो अब अकेले ही छत के उस कमरे में अकेली पड़ी रहती थी जहां उन्होंने कभी मेरे पापा को कैद कर दिया था, वो उनको नीचे आने नहीं देती थी। अब सर्दी हो या गर्मी, भाभी के लिए यही कमरा सब कुछ था। भैया भाभी के पास नहीं जाते थे,